जय हिंद दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस नए वीडियो में हमारे साथ हमारे प्रिय मित्र यशवंत सर हैं, जो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करवाते हैं। इस चेहरे से आप वाकिफ़ होंगे। मैं चाहता हूं सबसे पहले सर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने भी तमाम व्यूअर्स हैं उन सभी को भी मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में खास करके आप लोगों को झारखंड में जो हलचल हो रही है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, युवाओं के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ रामगढ़ उपचुनाव में जो हलचल हो रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले सर से हम पूछेंगे कि जो अभी युवाओं की स्थिति है क्या है सर? देखिए, युवा लोगों का स्थिति जो झारखंड में है वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो आमतौर पर सभी लोग जानते हैं और आप लोगों के माध्यम से हर लोग अब जानने लगे हैं कि युवाओं का क्या ही स्थिति चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ स्थिति उन्हीं लोगों का अच्छा है जो राजनेता हैं, जो मंत्री हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। बाकी यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को एक प्रकार से उन लोगों के पांव तले रोंदा जा रहा है, चाहे स्टूडेंट कितना भी तैयारी कर ले, कुछ भी कर ले। अभी आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि जेपीएससी का एग्ज़ाम हो चाहे जेएसएससी का एग्ज़ाम हो, जेपीएससी का एग्ज़ाम के बारे में तो कुछ भी हवा नहीं लग रहा है लोगों को कि कब एग्ज़ाम आने वाला है। जो भी एग्ज़ाम हुआ आपने देखा होगा, 7 जेपीएससी हो चाहे 6 जेपीएससी हो, इन तमाम एग्ज़ाम में विवाद से घिरा रहा। 11 जेपीएससी का कोई भी आसार नहीं दिख रहा है कि कब आएगा। स्टूडेंट के पास कोई कैलेंडर नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। जेएसएससी की अगर हम बात करें शिव जी, तो आप देखेंगे कि जो भी एग्ज़ाम होने वाला था, नियोजन नीति का हवाला दे करके नियोजन नीति लाया गया। नियोजन नीति जो है एक प्रकार से कोर्ट में स्टैंड नहीं हो पाया। उसमें यही कहा गया था कि जो स्टूडेंट 11th 12th झारखंड से स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से पास किया हो वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसका जब चैलेंज हुआ तो ये नियोजन नीति रद्द हो गया। अब नियोजन नीति रद्द होने के बाद आपने देखा होगा कि जितने भी विज्ञापन थे, जितना भी विज्ञापन आए हुए थे जेएसएससी के द्वारा, वे सभी के सभी वापस ले लिए गए, रद्द कर दिए गए। यानी कहीं ना कहीं हमारे जो युवा हैं सरकार के गलत नीतियों के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे सरकार वर्तमान की हो या पिछले की रही हो, या फिर सरकारें तो आते जाते ही रहती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक कॉन्क्रीट, ठोस या सॉलिड बोलिए या फिर यूँ कह लीजिए कि एक ऐसा नीति यहाँ पे नहीं है जो स्टूडेंट के लाइफ को पंपर्ड कर सके, जो उनके लाइफ को ब्यूटीफुल बना सके या फिर उनके लाइफ को एक मीनिंग दे सके। आप देखते होंगे कि कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे कभी कोई सरकार आया तो वो अपना नीति बनाया, उसके अकॉर्डिंग उसने एग्ज़ाम लिया। अभी एक बात बताइए आप कि जब तक यहाँ पे नियोजन नीति अगर नहीं बनेगा तो आप किसके आधार पर एग्ज़ाम लीजिएगा? आपके पास कोई नियोजन नहीं है। तो भाई एक बात बताइए कि जब आपके पास सारे काम करने के लिए व्यवस्थाएं हैं, आपके पास टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप लेवल के आपके पास लॉ ऑफिसर्स हैं, आपके पास एडवोकेट जनरल है, आपके पास इतने तमाम चीज़ों की सुविधाएं हैं, तो क्या आप नियोजन नीति बनाने में इतने फेल क्यों हो जा रहे हैं? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और इसका डायरेक्ट जो प्रभाव है वो स्टूडेंट का लाइफ में, इसीलिए स्टूडेंट आज आक्रोशित है। सरकार को कहीं ना कहीं ये लग रहा है या फिर सरकार ये चाह ही नहीं रही है कि स्टूडेंट के बारे में सोचें। अभी अगर बात करें अभी रामगढ़ चुनाव की, तो आप देखेंगे, कैलेंडर की बात मैं करता हूं, उस लेवल से मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मान लीजिए नौकरी की बात हो, कैलेंडर की बात हो, एग्ज़ाम की बात हो, तो हाई कोर्ट जाती है, रद्द होता है, केस होता है। पर जब नेता का बात हो, देखिए उन लोगों का एकदम शेड्यूल इतना बढ़िया मस्त शेड्यूल होता है कि इतना तारीख को नॉमिनेशन फाइल करना है, इतना तारीख को वोटिंग होगा, इतना तारीख को रिजल्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दोहरी नीति नहीं लग रही है सरकार की? देखिए, आपको कहना चाहेंगे कि अभी आप देख रहे होंगे जो रामगढ़ के उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं, रामगढ़ के उपचुनाव में कई ऐसे मेरे मित्र हैं या फिर कई ऐसे नौजवान लोग हैं जो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी मास लेवल पर उन लोगों ने नॉमिनेशन करने की घोषणा किया था और साथ ही साथ उन लोगों में से कई लोगों ने अपना चुनाव के लिए पर्चा भी भरा। उन लोगों का कहना है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अगर सिलेक्शन सरकार के द्वारा अगर लिए जाने वाली प्रावधान अगर सही से काम नहीं कर रही है, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाए गए संस्थानों के द्वारा जो इलेक्शन कंडक्ट कराया जा रहा है, तो हमारा सिलेक्शन नहीं, तो हम इलेक्शन में उतरते हैं। तो उन लोग क्या किए, जाकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी क्या करेंगे, कुछ जगह नहीं है। जब वो जान रहे हैं कि मेरा सड़क में जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो स्टूडेंट का जस्टिस की मांग कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारा सदन तक नहीं जा रहा है, लोग समझ नहीं रहे हैं, तो अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि 1932 खतियान जो अभी लगातार 1 सालों से जो आंदोलन हो रहे हैं, विद्यार्थी स्टूडेंट सड़कों पे हैं,
तो हम आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे, अपने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि 1932 का खतियान के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखिए 1932 का जो खतियान है वो झारखंडियों की पहचान है। झारखंडियों का मांग बहुत लंबे समय से रहा है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जब अपने कार्यकाल के दौरान जब वो भाजपा से अलग हुए 1932 का मांग किए, और काफ़ी तमाम तरीके का इस तरह की जो है झारखंड में लोगों में एक सनसनीखेज की तरह से फैला। लेकिन आप देखेंगे कि जो 1932 का खतियान को लेकर के जो अभी विधेयक जो पारित हुआ था कैबिनेट से, उसके बाद गवर्नर के पास गया। गवर्नर के पास जाने के बाद लोग उसे बोल रहे हैं कि खारिज कर दिया गया। देखिए गवर्नर के पास भी अपना कुछ कंसेंट होता है, अगर उस बिल में अगर कुछ खामियां कमियां पाया जाता है तो उसे कैबिनेट को वापस किया जाता है ताकि उसमें कुछ त्रुटियां हो तो उसको सुधार करके फिर से वो भेजा जाए। आप इस बात को मान के चलिए कि वर्तमान सरकार भी इस मांग को फिलफुल करने के लिए लगातार प्रयासरत है, और जो भी सरकार होगी वो यहाँ के युवाओं का, यहाँ के लोगों की जो भावनाओं हैं उसके अगर अनुरूप काम नहीं करेगी, उनके अगर साथ काम नहीं करेगी तो आवाज़ उठेंगे ही। और रही बात 1932 खारिज होने का या फिर ना होने का, तो ये बात बिल्कुल भी आप मान के नहीं चलिए कि लागू नहीं होगा। लोग इसमें लगे हुए हैं और अल्टीमेटली लागू करवाएंगे ही। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी आप खुद ही देखिए झारखंड के स्टूडेंट लोगों के लिए क्या हो रहा है। 22 साल हो गए हैं, क्या सिस्टमेटिक तरीके से जेपीएससी कंडक्ट हुआ? क्या जेएसएससी कंडक्ट हुआ? क्या यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए निजी संस्थानों में बात किया गया कि 75% यहाँ के लोगों जो 40,000 से नीचे का जो सैलरी वाले एम्प्लॉय होंगे उन लोगों को बहाल किया जाएगा? अभी एक विधानसभा की एक कमेटी भी बनी है जिसमें कि अभी गिरिडीह के विधानसभा के जो आपका विधायक हैं सुदीप सोनू जी, वो भी है उसमें। जी। तो अभी इन लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। एक जांच कमेटी बनाया गया है जिसमें, तो इसमें जांच किया जाएगा तो ठीक है, लेकिन 70% स्थानीय लोग हैं कौन? स्थानीयता तो पहले डिफाइंड हो, एक डेडलाइन हो। तो क्या हम चाहेंगे कि 1932 का जो मांग हो रहा है लगातार, हमारे युवा सड़क पर हैं, क्या ये एक असंवैधानिक बात हो रही है? 1932 देखिए बात यहाँ पे डिपेंड करता है। एक बात याद रखिएगा कि आपके साथ संवैधानिक असंवैधानिक चीज़ें जो है, स्टेट गवर्नमेंट के पास डीपीएसपी के तहत भी इस बात का प्रावधान भी है। लेकिन यहाँ पे बात आ जाता है, जब आप संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक फंडामेंटल राइट्स भी है और साथ ही साथ डीपीएसपी भी है। लेकिन आप देखेंगे कि डीपीएसपी एक प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नोबेल फीचर्स की तरह से है। जब भी कोई नीति नियोजन बनाया जाए तो आप डीपीएसपी को लागू कराने की भी बात कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि आप किसी का फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट नहीं करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ लोगों से जो सरकार में बैठे हुए हैं, क्या आपके पास इतने कैपेबल लॉ ऑफिसर्स नहीं हैं जो दोनों के कॉन्ट्राडिक्शंस को इनकाउंटर करते हुए एक बेहतर नीति, बेहतर पॉलिसी बना सके, एक स्टूडेंट के लिए अच्छा नियोजन दे सके? 1932 जो बनाया गया, जो भी उसमें कमियां खामियां हैं उसको कर्टेल करके, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को या फिर उसके मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है तो उसको कर्टेल करके, उसको इक्लिप्स करके दूसरा फिर आगे बनाया जाए, लेकिन 1932 को रखा जाए और 1932 तो लागू होना चाहिए। ये बात बिल्कुल एक टेक्निकल बात है। जहाँ तक कल या परसों के अखबार में आया था कि 20 लोग मात्र केस किए हैं। ये जो हाईकोर्ट में केस हुआ जिसकी वजह से वापस हुआ नियोजन 1932 का जो खतियान का था, बात जो चल रहा था, वो वापस लेने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि 19 बाहरी लोग थे जिन्होंने केस किया था और एक हमारे झारखंड के हैं। यानी 20 लोगों के वजह से ये जो नीति जो दी गई थी वो वापस लिया गया। तो क्या ये 20 लोगों के लिए या 3.25 करोड़ जनता के लिए था? देखिए बात यहाँ पे है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करते हैं, जब संवैधानिक उपचारों की बात करते हैं, तो उसमें अगर एक आदमी का भी अगर वायलेट हो तो उसकी बात सुनी जाएगी हाई कोर्ट में, इसमें नो डाउट। लेकिन बात यह है कि अगर उसमें जो कुछ भी हम बना रहे हैं, अगर वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के मास नंबर ऑफ लोगों के लिए अगर वो हित में है चीज़ें, तो सबसे पहले उनके कंसेंट को देखा जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, किस चीज़ों के लिए है। अगर आप बात कर रहे हैं नियोजन नीति का, जो या 10th और 12th वाला जो क्राइटेरिया था जिसमें कि एक स्टूडेंट यहाँ की थी और सब बाहरी थे, बाहर वाले चाह रहे थे कि हम भी जेएसएससी का एग्ज़ाम का फॉर्म भरें, लेकिन उसमें एक प्रावधान ये कहा गया था कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए प्रावधान नहीं था कि अगर आप बाहर से किए तो वे नहीं भर सकते। तो ये चीज़ की वजह से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा और ये खारिज कर दिया गया। तो देखिए अगर एक आदमी भी उससे अगर प्रभावित है तो उस चीज़ों को वो प्रभावित कर सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब भी कोई भी नियोजन नीति बने तो इसमें सभी लोगों के हित को देखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे मुख्य प्रायोरिटी जो है स्थानीय लोगों का होना चाहिए, और स्थानीयता सबसे पहले आप डिफाइन कीजिए ना। 1932 का आप क्राइटेरिया जो रख रहे हैं उसको पहले आप
कॉन्क्रीट तरीके से लागू करवाइए। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं अपने आप वो स्थापित, जैसे मैंने आपको बताया निजी संस्थानों में या निजी कंपनियों में 75% की आप बात तो कर दी है, लेकिन स्थानीयता का क्राइटेरिया क्या है, 25 है, 32 है, 65 है, 85 है, 2000 है, क्या है पता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये वर्तमान जो सरकार है, हेमंत सरकार, वो कहीं ना कहीं जनता को ठगने का काम कर रही है, या फिर लॉलीपॉप दे के कि हम लागू करेंगे, तो कहीं ना कहीं ठगने का काम